वेल सो हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन ऑन चैप्टर 2 इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर में हमने पहले पूरा प्रोविज़न देखा, कस्टम्स एरिया यानी क्या होता है, कस्टम्स एरिया की डेफिनेशन क्या होती है। कस्टम्स एरिया की डेफिनेशन यहाँ जो है सभी कस्टम स्टेशंस, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस या फिर यहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर फ्रेट स्टेशंस, वेयर हाउसेस, ये सभी जो स्टेशंस होते हैं इन्हें कस्टम्स एरिया कहा जाता है। कस्टम्स एरिया की डेफिनेशन ये है कि ऑल कस्टम स्टेशन एंड एनी अदर प्लेस वेयर इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स अलाउड टू बी अनलोडेड और लोडेड और अलाउड टू बी केप्ट। ठीक है, फिर कस्टम्स डेफिनेशन, कस्टम स्टेशन की डेफिनेशन देखा। कस्टम स्टेशन मीन्स कस्टम पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। कस्टम पोर्ट मतलब ऑलरेडी ऐसे पोर्ट जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं बाय CBIC, उसे कस्टम पोर्ट कहते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो ICD या कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, ये कस्टम पोर्ट का ही पार्ट माना जाता है। एयर फ्रेट स्टेशंस ये एयरपोर्ट का पार्ट माना जाता है। और लैंड कस्टम स्टेशन अगेन अपॉइंटेड बाय CBIC। नाउ जैसे इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल और फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ये अलग अलग एरिया में अभी गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। ये अलग अलग एरिया में जब गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, बेटा ध्यान से सुनना, जब गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है अलग अलग एरिया में, तो वहाँ कस्टम ऑफिसर्स जो है वो वहाँ अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो पहले जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था असेसमेंट का, स्पेशली कुरियर और पोस्ट का, पोर्ट और एयरपोर्ट पे, वो ट्रैफिक कम किया गया और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स और एयर फ्रेट स्टेशंस बनाए गए। ये हमने देखा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे हमने सेक्शन 9 देखा। सेक्शन 9 में प्रिंसिपल कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो जो है यहाँ बर्थ प्लेस या डॉक, यानी कहाँ शिप रुकनी चाहिए, कहाँ अनलोड होना चाहिए, बर्थ प्लेस या डॉक जो है वो प्लेस यहाँ अप्रूव कर सकती हैं और कस्टम्स एरिया की लिमिट फाइनल कर सकती है सेक्शन 8 में। उसके बाद में सेक्शन 10 हमने देखा बोर्डिंग स्टेशन। हाँ, शिप में सभी लोडिंग हो जाने के बाद शिप को चेकिंग के लिए रुकना पड़ता है, उसे हम कहते हैं बोर्डिंग स्टेशन। एंट्री जब भी वर्ड इस एक्ट में आएगा मतलब एप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस। इंपोर्टेशन के केस में इस एप्लीकेशन को बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट कहा जाता है। हम आगे देखेंगे। नाउ उसके बाद में हमने डेफिनेशन देखा पर्सन इन चार्ज को। चलो एक बार मेरे साथ ओके यहाँ रिवाइज करें। वेसल के केस में पर्सन इन चार्ज होगा मास्टर ऑफ द वेसल। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पर्सन इन चार्ज होगा यहाँ पे कमांडर और पायलट इन चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट। इन रिलेशन टू रेलवे ट्रेन, कंडक्टर, गार्ड और अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन, इसे पर्सन इन चार्ज कहा जाएगा। और अदर कन्वेंस में ड्राइवर। ये डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको याद होगा तो सेक्शन 29 में पर्सन इन चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो फर्स्ट कॉल या सब्सिक्वेंट कॉल लेगा तो अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन पे लेगा। सेक्शन 30 में मैनिफेस्ट, 30A में पैसेंजर मैनिफेस्ट की जिम्मेदारी पर्सन इन चार्ज पे है। नाउ सेक्शन 31 में मास्टर ऑफ द वेसल जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं मिलता है गुड्स का अनलोडिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जहाँ इंपोर्ट करते वक्त जिम्मेदारी पर्सन इन चार्ज पे डाली है और वो पर्सन इन चार्ज, आई रिपीट, वो पर्सन इन चार्ज पे जिस पे जिम्मेदारी यहाँ पे डाली है बेटा, ओके, उसको कंप्लायंसेस सभी करने पड़ेंगे। इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिटेड गुड्स, ये डेफिनेशन हम क्यों देख रहे हैं प्रोहिबिटेड गुड्स की? प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे सेक्शन 47 आएगा, ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 47 में अगर आपका गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होगा तो ही आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिलेगी।
इज इट क्लियर? तो वो उसके लिए प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी गुड्स जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है ऑन देयर इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, लेकिन वो गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं कहा जाएगा द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इट इज़ अलाउड टू बी इम्पोर्टेड हैव बीन कंप्लाइड विथ। मतलब जो शर्तों पे उसको इंडिया में इंपोर्ट करना अलाउ किया है वो सभी शर्तें आपने पूरी कर दी तो उसे प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं कहा जाएगा। ये हमने देखा था। नेक्स्ट फिर हम आए इंपोर्टेशन प्रोसीजर पे। आपको याद होगा तो नाउ बेटा ये सेक्शन 29 पहला सेक्शन इंपोर्टेशन प्रोसीजर का, मैं सेक्शन ऐसा सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो है हमारे प्रोसीजर वाइज यहाँ सेक्शन ले रहा हूँ। सेक्शन 29 अराइवल ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। आई रिपीट, अराइवल ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट इन इंडिया। जब भी कोई वेसल्स इंडिया में अराइव हो रहा है तो उसे पहला कॉल कस्टम पोर्ट पे ही लेना पड़ेगा। वो कोई कोस्टल पोर्ट पे या कोई आइलैंड पे या कोई अदर प्लेस पे कॉल नहीं ले सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन बस इसीलिए है क्योंकि स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए और क्योंकि इनको अगर अलाउ कर दिया तो ये कहीं पे भी रुक जाएगी, गुड्स में स्मगलिंग कर लेंगे, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन डाला है। पर ये रिस्ट्रिक्शंस के एक्सेप्शंस भी दिए हैं। एक्सेप्शंस है तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, एक ही बार पूछा है, एक्सेप्शंस है कि अनअवॉइडेबल रीज़न, एक्सीडेंट या फिर यहाँ पे वेदर स्ट्रेस वगैरह होगा या कोई जेन्युइन रीज़न होगा तो अदर प्लेस पे लैंडिंग हो सकती है। पर वो सिचुएशन में आपको कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। आपको मतलब पर्सन इन चार्ज को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कस्टम स्टेशन को जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैंने इमरजेंसी में वेसल रोका हुआ है, ओके ये प्रॉब्लम आया था। उसके बाद में डोंट अलाउ द अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड अ पैसेंजर और क्रू मेंबर टू लीव द विसिनिटी ऑफ द वेसल। लेकिन भाई वो कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर को वहाँ से जाने नहीं देगा और गुड्स की अनलोडिंग भी नहीं करेगा। लेकिन बेटा पैसेंजर्स को वहाँ से निकालना ज़रूरी है या गुड्स को अनलोड करना ज़रूरी है क्योंकि आग लगी हुई है या कोई मतलब सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो पैसेंजर को अलाउ कर सकता है फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स और सभी वो डायरेक्शंस फॉलो करेगा जो ऑफिसर ने दी है। फिर बेटा कंसेप्ट आता है मैनिफेस्ट। चलो इसके पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स कंटेन इन अ कन्वेंस। योर कन्वेंस में भी वेसल और एयरक्राफ्ट और व्हीकल। इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट इट कॉल्ड एज अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट। इन केस ऑफ ट्रेन और in case of train or vehicle it is called as import report. Who will submit the manifest? It's the liability of person in charge to submit the manifest, but any other person can also submit this manifest if notified by central government. Next, when to submit this manifest? Manifest to be submitted in case of vessel or aircraft before arrival electronically, but in case of vehicle within 12 hours of arrival. I repeat, in case of vehicle within 12 hours of arrival, manifest to be submitted. It may be manual, electronic, both. But इतने टाइम में अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। बिलेटेड मैनिफेस्ट भी अलाउड है लेकिन जस्टिफाइड रीज़न पे सब्जेक्ट टू पेनल्टी। मैनिफेस्ट में आप अमेंडमेंट कर सकते हो बट उसमें कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। पर्सन इंचार्ज अमेंडमेंट कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कंटेंट ऑफ द मैनिफेस्ट। तो ये कंटेंट में कार्गो लिस्ट जो है, स्टोर लिस्ट, पैसेंजर लिस्ट वगैरह आपको देना ही पड़ेगा। डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। प्लस अगर आपने कोई कार्गो जो है आर्म्स, एमिनेशन, गोल्ड, सिल्वर तो उसका सेपरेट डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मैनिफेस्ट के लिए देखे। उसके बाद में सेक्शन 30 जो था पैसेंजर और क्रू मैनिफेस्ट, मतलब जो सेक्शन 30 में मैनिफेस्ट आता है वो गुड्स पे एम्फसाइज करता है, लेकिन 30A में ओके पैसेंजर से रिलेटेड ओके पैसेंजर नेम रिकॉर्ड भी देना जरूरी है और उसका मैनिफेस्ट भी देना जरूरी है। अगर ये नहीं दिया तो 50,000 की पेनल्टी आ सकती है। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू मैनिफेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन था 31। चलो नेक्स्ट सेक्शन 31 था
एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। मैं फिर से कह दूं, एंट्री और एंट्री इनवर्ड ये दो वर्ड्स में फ़र्क है। वर्ड अगर एंट्री होगा मतलब अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस जो इंपोर्टर देता है, और एंट्री इनवर्ड ये एक इनवर्ड रजिस्टर्ड होता है, इनवर्ड रजिस्टर्ड होता है। तो ये एंट्री इनवर्ड यानी क्या, ये ओनली वेसल को ही अप्लीकेबल है, एयरक्राफ्ट और व्हीकल को अप्लीकेबल नहीं है, ओनली वेसल को ही अप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2, जब भी कोई गुड्स वेसल से आएगा और इंपोर्टर अपना मैनिफेस्ट दे देगा, हाँ एंट्री इनवर्ड तब तक नहीं मिलता है जब तक इंपोर्टर अपना मैनिफेस्ट नहीं देता है। तो ये एंट्री इनवर्ड ऑर्डर होती है, और ऑफिसर जो है पर्सन इन चार्ज यानी मास्टर ऑफ द वेसल को एंट्री इनवर्ड देगा आफ्टर फाइलिंग मैनिफेस्ट एंड आफ्टर अवेबिलिटी ऑफ बर्थ प्लेस। अवेबिलिटी ऑफ बर्थ प्लेस मतलब बर्थ प्लेस पे कोई ट्रैफिक नहीं है और मैनिफेस्ट फाइल हो चुका है तो एंट्री इनवर्ड ऑर्डर देगा। एंट्री इनवर्ड इज अ परमिशन फॉर अनलोडिंग। लेकिन कुछ गुड्स जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैगेज है, मेल बैग्स है, पेरिशेबल गुड्स है, हजार्डियस गुड्स है, तो ये गुड्स का एंट्री इनवर्ड नहीं लगता है। ये गुड्स का एंट्री इनवर्ड नहीं लगता है का मतलब ओके ये गुड्स स्मॉल बोट से अनलोड हो जाएंगे विदाउट परमिशन, इनके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेक्शन एयरक्राफ्ट और व्हीकल को अप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब क्या, मतलब जब भी इंडिया में एयरक्राफ्ट आएगा या व्हीकल आएगा तो वो केस में गुड्स इमीडिएट अनलोड हो जाएंगे, अनलोडिंग के लिए परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 32, वही गुड्स का अनलोडिंग होगा जो मैनिफेस्ट में दी है। मैनिफेस्ट शोज द अकाउंटेबिलिटी ओके ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन इन चार्ज। ओके, कोई भी गुड्स ऐसा अनलोड नहीं होगा जो मैनिफेस्ट में नहीं दिया गया है। आई रिपीट, जो मैनिफेस्ट में नहीं दिया गया है ऐसे कोई भी गुड्स का अनलोडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे हाँ, पर अगर ऑफिसर परमिट करे तो फिर अनलोडिंग हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अनलोडिंग डॉक या बर्थ प्लेस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन ये कहता है सेक्शन 33 कि अप्रूव्ड प्लेस पे ही अनलोडिंग होना चाहिए। ये अप्रूव्ड प्लेस कमिश्नर हमने सेक्शन 8 में दिखा या प्रिंसिपल कमिश्नर वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन कि जो रेगुलर इंपोर्टर होते हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं या एससीजेड यूनिट्स होते हैं तो इनको सेपरेट वार्प भी दी जा सकती है। ओके, मतलब सेपरेट डॉक दी जा सकती है अनलोडिंग के विद द जनरल परमिशन बाय बोर्ड और स्पेशल परमिशन बाय कमिश्नर। उसके बाद में सेक्शन 34 लोडिंग और अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर होगी। मतलब जब भी गुड्स अनलोड होगा या लोड होगा तो ऑफिसर मैनिफेस्ट लेके आएगा और लोडिंग और अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर होगी। उसके बाद में बेटा वाटर बोर्न। ये वाटर बोर्न कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझ लो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग वाटर बोर्न। वाटर बोर्न मतलब क्या, कभी मदर वेसल्स अगर किसी रीजंस के वजह से डॉक पे नहीं आ पा रहा है, उसके अलग अलग रीज़न है। हो सकता है डॉक बिजी है, हो सकता है वहाँ वाटर लेवल उतने अवेलेबल नहीं है, ओके, या हो सकता है ये इतना बड़ा शिप्स जो है वो वहाँ नहीं आ सकता है। तो फिर स्मॉल बोट, बार्ज या लाइटर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसको ये वर्ड टेक्निकल कहा जाता है वाटर बोर्न। ये वर्ड को टेक्निकली कहा जाता है वाटर बोर्न। उसके बाद में बेटा यहाँ पे ये लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है इतना समझ लो। इस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, इस लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई गुड्स वाटर बोर्न हो रहा है, इंपोर्टेड गुड्स मतलब बाहर से लाया हुआ गुड्स, प्रोसीजर क्या होती है इसके अंदर, प्रोसीजर होती है कि पर्सन इन चार्ज कस्टम ऑफिसर जो है वो शिप पे आ जाता है और शिप पे एंट्री इनवर्ट देता है। शिप पे एंट्री इनवर्ट देता है मतलब परमिशन ऑफ अनलोडिंग, और परमिशन ऑफ अनलोडिंग ये बोट में मिल जाती है। और ये बोट जब यहाँ से पोर्ट तक जाएगी तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है और उस कवरिंग डॉक्यूमेंट को बोट नोट कहते हैं। तो इंपोर्टेड गुड्स अगर शिप से डॉक पे आ रहा होगा तो उसका बोट नोट मैंडेटरी है, पर एक्सपोर्ट गुड्स यानी वहाँ से गुड्स उठा के हम मदर वेसल पे लेके जा रहे होंगे और एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो अगर उसके साथ ऑलरेडी शिपिंग बिल है तो बोट नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उसके साथ अगर शिपिंग बिल नहीं होगा तो बोट नोट मैंडेटरी है। बस इतनी प्रोविज़न है यहाँ पे। उसके बाद में बेटा सेक्शन 45, चलो भाई गुड शिप से आ गया, अनलोडिंग हो रहा है, सुपरविजन में हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
मैं आपको प्रोसीजर वाइज सेक्शन ले रहा हूँ, मैं कोई सेक्शन सीक्वेंस में नहीं कि चलो ओके एंट्री इनवर्ड मिल गया, डॉक पे शिप आ गई, अनलोडिंग हो रहा है मैनिफेस्ट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद क्या होगा, अब गुड्स का अनलोडिंग होने के बाद इसका केयर टेकर होता है कस्टडियन, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर लैंड कस्टम स्टेशंस, इन्हें कस्टडियन कहा जाता है। ये इनको स्पेशल लाइसेंस मिलते हैं बाय कमिश्नर। ओके, तो ये जो कस्टडियन है, आप इंपोर्टेड गुड्स होगा आफ्टर अनलोडिंग, okay, they will be in the custody of the port trust authority or airport authority or land custom station authority, okay, as appointed by commissioner. They will act as a caretaker. उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है बेटा, तो उनकी ये जिम्मेदारियां होती है कि वो यहाँ रखे हुए सभी गुड्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे और कस्टम ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे, और यहाँ से कोई भी गुड्स का रिमूवल या किसी भी तरह से इस गुड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, डील करने नहीं देंगे, जब तक, आई रिपीट, जब तक यहाँ पे ऑफिसर परमिशन नहीं देता है। एक मेन प्रोविजन जो है बेटा यहाँ पे वो है पिल्फरेज। अगर कस्टम्स एरिया में गुड्स पिल्फर्ड हो जाता है, ओके ध्यान से सुनिएगा, कस्टम्स एरिया में पिल्फरेज हो जाता है तो वो सिचुएशन में लायबिलिटी जो रखी गई है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कस्टडियन पे रखी है। ये कस्टडियन उस पिल्फर्ड गुड्स का ड्यूटी पे करेगा क्योंकि उनके निग्लिजेंस की वजह से पिल्फरेज हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कस्टम डिपार्टमेंट उसका ड्यूटी पे करेगा। और उसके बाद में बेटा यहाँ ओके कौन से दिन के रेट से पे करेगा, विच इज़ द रिलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी रेट। तो जिस दिन पर्सन इन चार्ज ने मैनिफेस्ट दिया था, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस दिन पर्सन इन चार्ज ने मैनिफेस्ट दिया था उस दिन के रेट से कस्टम ड्यूटी पे किया जाएगा। तो ये था। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 46 एंट्री मतलब अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस। नाउ एंट्री का मीनिंग होता है अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ असेस गुड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ क्लियरेंस बाय इंपोर्टर फॉर असेसमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स। नाउ बेटा मैं आपको एक बात कह दूं, कल मैंने आपको फॉर्मेट बिल ऑफ एंट्री का दिखाया था स्क्रीन पे आपके समझने के लिए। ये फॉर्मेट वगैरह एग्ज़ाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और कस्टम्स 20 मार्क्स का है। इसमें मैं आपको एक बात फिर से कह देता हूँ, 6 मार्क्स जो है 6 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाएंगे और बचे 14 मार्क्स में से 5-6 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, बचे 7-8 मार्क। उसके लिए जितना कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मोर देन इनफ, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे एंट्री मतलब अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस, जिसे हम बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। दूसरा, ये एंट्री जो इंपोर्टर देगा इलेक्ट्रॉनिकली देगा, इलेक्ट्रॉनिकली कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे ये एंट्री ऑनलाइन फाइल होगी। सेक्शन 46 की 2 बिल ऑफ एंट्री होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। तो होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग ये 2 बिल ऑफ एंट्री होती हैं सेक्शन 46 की, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे तो मैंने आपको 3 टाइप का बिल ऑफ एंट्री बताया है, पर 46 की 2 ही है। वैसे बताओ, अगर वेयर हाउसिंग का डिस्कशन याद होगा तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जब डायरेक्ट आप पेमेंट करके क्लियर कर रहे हैं, या फिर वेयर हाउसिंग करना है तो इनटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री, और वेयर हाउस से क्लियर करना है तो एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद में बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग ये ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट होता है बेटा, कुछ याद करना। बिल ऑफ लैडिंग और एयरवे बिल जो है ये ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट होता है और ये बिल ऑफ एंट्री के साथ आपको अटैच करना पड़ता है। कंटेंट ऑफ द बिल ऑफ एंट्री, गुड्स का पैकेज डिटेल्स, वैल्यू डिटेल्स, टैरिफ कोड, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटीज़, ओके, ये सब आपको बिल ऑफ एंट्री में डिक्लेयर करना पड़ता है। इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बात जो है बेटा आप जो है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पा रहे हो। समझ लो टैरिफ कोड के हमने लड्डू का एग्जाम्पल लिया था, आप उसका टैरिफ कोड नहीं दे पा रहे हो और बिल ऑफ एंट्री इनकम्प्लीट हो रही है। आपने बहुत लोगों से एडवाइस लिया लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि अगर कुछ भी गलत लिखा तो गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा आप जो है ऑफिसर को ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन कन्फेस योर प्रेडिक्टमेंट टू द ऑफिसर कि यू कैन नॉट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। ऑफिसर को अगर ठीक लगता है तो वो
आपके सामने गुड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएगा और अब वो बिल ऑफ एंट्री कंप्लीट करेगा। लेकिन और उसके पास टाइम नहीं होगा तो वो टेम्प्ररी आपको ये ऑर्डर देगा कि आप गुड्स वेयर हाउस में रख दो विदाउट कैरिंग द प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। आप गुड्स वेयर हाउस में रख सकते हो विदाउट कैरिंग द प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। इसे हम कहते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। व्हाट इज द टाइम लिमिट? बिल ऑफ एंट्री कब तक आपने दे देनी चाहिए? बिल ऑफ एंट्री देने का टाइम है नेक्स्ट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे। दूसरे दिन के रात को 12 बजे तक आप बिल ऑफ एंट्री दे सकते हो, पर इतना सिंपल वे में मत लिखना। ओके, इसी भी इतना लिखना एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे किसका? अराइवल ऑफ द कन्वेंस। अगर वो हॉलीडे होगा तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक्सेप्ट हॉलीडे। नाउ लेकिन आप प्रायर बिल ऑफ एंट्री भी दे सकते हो। कम ऑन, मेरे साथ रिवाइज करो। आप प्रायर बिल ऑफ एंट्री भी दे सकते हो, मतलब अराइवल के पहले भी आप बिल ऑफ एंट्री दे सकते हो। फॉर स्पीडी क्लियरेंस, आपको जल्द से जल्द क्लियर करवाना है तो पहले ही नंबर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही बिल ऑफ एंट्री दे रहे हो तो शर्त ये है कि 30 दिन में आपका कन्वेंस आ जाना चाहिए, क्योंकि कस्टम ऑफिसर आपकी बिल ऑफ एंट्री संभालते नहीं बैठेगा। इसलिए 30 दिन के अंदर आपका कन्वेंस अराइव हो जाना चाहिए। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री सेकेंड डे नहीं दिया तो लेट फी लग जाएगी, और वो लेट फी जो है एज प्रिस्क्राइब जो भी रहेगा वो लगेगा। डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, जब भी आप बिल ऑफ एंट्री में कंटेंट डिक्लेयर करते हो, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री आपका सेल्फ असेस डॉक्यूमेंट है, आपको खुद ही सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है। कस्टम में रिटर्न मंथली क्वार्टरली नहीं होते हैं। हर कंसाइनमेंट की बिल ऑफ एंट्री ही आपका ओके सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसके साथ ही आप ड्यूटी देते हो, बात को ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पे जो है आपने जो बिल ऑफ एंट्री में कंटेंट दिया वो ट्रू और करेक्ट है या आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। उसके बाद में मेन एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है बेटा। वो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी बिल ऑफ एंट्री में वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है। जो भी डॉक्यूमेंट दिए उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो रही है, और आपने सभी कंप्लायंसेस पूरे किए रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस के लिए। ये जिम्मेदारी इंपोर्टर की है। पहले ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की थी, मतलब चोर ने चोरी की ये डिपार्टमेंट प्रूव करता था। अब बेटा ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी गलत हो गई, ऑफिसर आपको सवाल पूछेगा, गलत हुई, तो अब ये ऑफिसर नहीं प्रूव करेगा कि ये कैसे गलत हुई, बस गलत हो गई, दैट्स ऑल। ऑफिसर आपके अगेंस्ट में एक्शन ले लेगा। आई रिपीट, ऑफिसर आपके अगेंस्ट में एक्शन ले लेगा। उसके बाद में बेटा कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। आपने दी गई बिल ऑफ एंट्री क्या कन्वर्ट हो सकती है? तो यस बेटा, आपने दी गई बिल ऑफ एंट्री, आपने बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन दिया तो होम कंजम्पशन के बाद आपको कन्वर्ट करना है वेयर हाउसिंग में, या वेयर हाउसिंग दिया और आपको होम कंजम्पशन में कन्वर्ट करना है तो हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि जब आप ये कन्वर्ट करते हो तो वो केस में रेवेन्यू अफेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, तो आपकी बिल ऑफ एंट्री कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ तक हमने देखा था। ओके, तो हमने रिवाइज किया। नाउ यहाँ आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।